आदाब, मैं हूं शमीम उस्मानी। इस्तकबाल है आप तमाम सामीन और हाजरीन का ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस की आज की नशरिया। दोस्तों, कहते हैं कि इंसान वो है जो हमेशा दूसरों के काम आए। यही इंसानियत की मेहरानी है। कहते कि अल्लाह ताला ने या कुदरत ने, भगवान ने, वाहिगुरु ने तो तमाम लोगों को बराबर पैदा किया है। कुछ लोगों के अंदर ये जज्बा ज्यादा होता है और वो लोग समझिए एक तरह से पूरे माशरे में हर दिल अजीज बन जाती है। कहते हैं जो लोग दूसरों की खिदमत करते हैं, खुदा उनकी खिदमत करने वाले खुद पैदा कर देते हैं। यही वस्फ है इंसान और जानवर में जो इम्तियाज करता है। जानवर भी अपने लिए जीते हैं और तमाम तरह की मुश्किलात उठाते हैं, लेकिन इंसान न सिर्फ अपने लिए जीता है बल्कि दूसरों की मुश्किलात में भी काम आता है। यही उसके इंसान होने का शरफ भी है। इंसान को अशरफुल मखलूक़ात इसलिए बनाया गया कि वो दूसरों के काम आए, दूसरों की मदद करे। आइए फिलहाल तो एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। वादी गलवान वाक़े के खिलाफ हिंदुस्तान का चीन से सख्त एहतजाज। वजीर खारजा ने कहा कि चीन की इस तरह की नाजेबा हरकत से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात पर मनफी असर पड़ेगा। वादी गलवान के शहीदों की सरकारी एजाज के साथ उनके आबाई वतन में अदा की गई आखिरी रसूम। अमरीका के एक आला सफारतकार ने कहा कि अपनी मुख्तलिफ सरगर्मियों के बाइस चीन नाटो के राडार पर चीन की हरकतों से अमन आलम पर पड़ेगा गहरा असर। भारत ने वादी गलवान पर चीन के दावे को किया खारिज। वजारत खारजा ने कहा कि बीजिंग के दावे दोनों मुल्कों के दरमियान पैदा मुफाहमत के बिल्कुल खिलाफ। मुल्क में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 से 7,390 मरीज हुए शिफायाब। अब तक 1,94,325 मरीज हो चुके हैं शिफायाब। और न्यूजीलैंड में फंसे 116 हिंदुस्तानी शहरियों को एयर इंडिया की एक खुसूसी परवाज से वतन वापस लाया गया। तो सामीन, ये थी अब तक की अहम खबरें और आइए अब जानते हैं कुछ सेहत के हवाले से, यानी सुनते हैं डॉक्टर की सलाह। हाय दोस्तों, इस वक्त मौजूद गुफ्तगू कोविड-19 है, जो इस वक्त एक वबाई शक्ल में पूरी दुनिया को घेरे हुए है। इस वबा की शुरुआत चीन के वुहान शहर से 2019 के आखिर में हुई थी। वहाँ से ये मर्ज यूरोप पहुँचा और यूरोप में पहुँचने के बाद सारी दुनिया में फैल गया। इसकी फैलने की वजह जो थी वो बेसिकली ट्रैवलर्स थे, जो लोग चाइना से निकले और निकल के दूसरे शहरों में गए। जो गए तो अपने साथ बीमारी लेकर के गए और इस तरह से हर तरफ ये वबा फैल गई। इस बीमारी की ट्रेजेडी ये है कि इसका अभी तक कोई मुनासिब इलाज नहीं निकल पाया है। फिर भी कोशिश हुकूमतों की है कि ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ों को बेहतर से बेहतर इलाज हो सके और अच्छी सहूलियात उनको मिल सकें और उनको सेहतयाब हो सकें। हुकूमत हिंद ख़ास तौर से सताइश करने लायक है कि उसने शुरू से ही ऐसी तदाबीर कर ली कि यहाँ पर शरह अमवात बाकी मुल्कों के मुकाबले में काफ़ी कम है। लेकिन इस बीमारी के साथ साथ लोगों को दूसरी भी बीमारियां रहती हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो पेशेंट कोविड से मुतासिर हो उसको और कोई बीमारी ना हो। डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, दिमागी बीमारियां हैं, आर्थोपीडिक प्रॉब्लम्स हैं और भी तरह तरह की बीमारियां हैं जो कोविड-19 से मुतासरा मरीज को हो सकती हैं। तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो अपने उन स्पेशलिस्ट्स को भी कांटेक्ट करें। लेकिन चूँकि मैं दांत का एक्सपर्ट हूँ, इस वजह से मैं सिर्फ दांत के बारे में आप लोगों से गुफ्तगू करूँगा, दांत के अमराज के बारे में गुफ्तगू करूँगा।
हुकूमत ने लोगों को तकलीफ पहुंचाने के लिए हॉस्पिटल नहीं बंद किए हैं, बल्कि हॉस्पिटल्स में जो हुजूम की वजह से बीमारी के फैलने का खदशा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उसमें ये नहीं पता चलता कि कौन सा मरीज़ मुतासिर है और कौन सा मरीज़ बीमारी से मुतासिर नहीं है। तो अगर बीमारी से मुतासिर मरीज़ वहाँ पहुँच जाता है तो वो बहुत सारे लोगों को बीमारियाँ बांट सकता है। तो इस तरह से हॉस्पिटल जो है वो बंद करने की मजबूरी हो जाती है ताकि बीमारी न फैले। इसी के साथ लोगों को मशवरा और सलाह दी जाती है कि वो अपने घरों में रहें ताकि दूसरे लोगों से जरासीम उन तक न पहुँचे। तो जब आदमी घर से बाहर नहीं निकल रहा है, हॉस्पिटल बंद है, तो अब उसका इलाज कैसे हो? तो उसके लिए गवर्नमेंट ने तरह तरह की सहूलियात दी हैं। आप अगर देखें तो इलाज दो तरह के होते हैं। इलेक्टिव प्रोसीजर्स का मतलब यह है कि जिनमें कोई इमरजेंसी नहीं है, इलाज की तो ज़रूरत है लेकिन इलाज को हम आगे बढ़ा सकते हैं, बाद में करवा सकते हैं और उससे मरीज़ की सेहत पर कोई असर नहीं होगा। इसके लिए हुकूमत ने टेलीमेडिसिन, टेलीडेंटिस्ट्री और टेली कंसल्टेंसी की सहूलतें मुहैया करवाई हैं और ये जो हमारे इदारे हैं उनकी वेबसाइट पर और अखबारों के ज़रिए ये फ़ोन नंबर्स दस्तयाब हैं। आप उन नंबरों का इस्तेमाल करें, डॉक्टर से कांटेक्ट करें, फ़ोन के ज़रिए आप उनसे मशवरा लें और डॉक्टर को आपकी मदद करके खुशी होगी। तो ऐसे मरीज़ जिनको कोई इमरजेंसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, उनका इलाज टेलीमेडिसिन या टेलीडेंटिस्ट्री और टेली कंसल्टेंसी के ज़रिए मुमकिन है। लेकिन जो दूसरे मरीज़ हैं जिनमें इमरजेंसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, जैसे किसी मरीज़ को मुंह से या दांत से खून आना शुरू हुआ जिसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, तो वो ऐसे में क्या करे? या कोई ऐसा मरीज़ है जिसको शिद्दत का दर्द है और जो तमाम इलाज के बावजूद वो किसी तरह से उस पर कंट्रोल नहीं हो रहा है, चेहरे में दांत की वजह से सूजन बढ़ती चली जा रही है या उसकी वजह से एब्सेस बन गया है और कभी कभी दांत की तकलीफ़ की वजह से सांस लेने में भी परेशानी होने लगती है जो जान के लिए भी ख़तरा हो सकती हैं। तो इन हालात में इमरजेंसी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। मेडिकल कॉलेज में या और भी हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी सर्विसेज इस तरह की हालात के लिए मरीज़ों की मदद करने के लिए मौजूद हैं। अगर आप वहाँ पे जाएंगे तो मुनासिब इलाज उनका ज़रूर होगा और आप इंशाअल्लाह सेहतयाब होंगे। तो ये तो इमरजेंसी की सिचुएशन की बात हुई। लेकिन आप रूटीन में आप क्या करें जिससे दांत की तकलीफ़ आपकी न बढ़ने पाए? तो उसके लिए मेरा मशवरा ये है कि गुनगुने गर्म पानी में नमक डाल के गरारा और माउथ वॉश की तरह से उसको इस्तेमाल करें। बहुत अच्छी मुंह की सफाई उससे जो है वो की जा सकती है। थ्रोट इन्फेक्शन उससे कंट्रोल होता है। तो दिन में 3-4 बार गुनगुने गर्म पानी, नमक की कुल्ली और गरारा करें। इससे आपका मुंह बहुत साफ रहेगा, ओरल हाइजीन मेंटेन रहेगी और बहुत सारी बीमारियों से आपको निजात भी मिलेगी। इसके अलावा खाने के बाद 2 बार सुबह और रात में सोने से पहले ब्रश ज़रूर करें। एक प्रिकॉशन और है, जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो फेस मास्क लगा करके जाएं। फेस मास्क आपको भी प्रोटेक्ट करता है और दूसरे लोगों को भी वो प्रोटेक्ट करता है। अगर ये आप थोड़ी सी एहतियात आप लेंगे तो इंशाअल्लाह आप सेहतमंद रहेंगे और ये लॉकडाउन का पीरियड इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगा और वक्त से जिस इलाज की ज़रूरत है इंशाअल्लाह आप लीजिएगा। तो दोस्तों, डॉक्टर की सलाह भी हो गई और डॉक्टर साहब ने बहुत आसान लफ्जों में बता दिया है कि हमें क्या क्या इक़दाम करने हैं और उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत ने जो कुछ एहतियाती इक़दाम बताए हैं वो कितने कारगर और कितने कारआमद हैं। यकीनन हम अगर उन पर अमल करें तो एक सेहतमंद ज़िंदगी जी सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने एक बहुत अहम और बहुत मामूली बात बताई कि अगर ऐसे दौर में किसी के दांतों में तकलीफ हो जाए तो क्या फर्स्ट एड के तौर पर ले सकता है। उन्होंने कहा कि साहब गर्म पानी के आप गरारे कर सकते हैं
जी हाँ, गर्म पानी की गरारी न सिर्फ आपके दांत के दर्द को दूर करेंगे बल्कि आपके गले को भी हिफाजत देंगे। बहरहाल आइए चलें शायरी की दुनिया में, और आज हमारे साथ मौजूद है मुशायरों का एक मशहूर और मारूफ नाम, एक ऐसा नाम जिसने सिर्फ उर्दू को हिंदुस्तान में बल्कि तमाम दुनिया में रोशनास कराया है। मेरी मुराद है मोहतरमा अना दहलवी से। पेश खिदमत है कलाम शायर। दोस्तों आदाब, मैं अना दहलवी आपकी दोस्त आपसे मुखातिब हूँ। तो मैं जो आपसे कहना चाहती हूँ, आज के जो हालात बिगड़े हुए हैं, मेरी आपसे बस यही दरख्वास्त है, आपसे इल्तिमास है कि आप इस बात को माने, खासतौर पर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की भी बात माने। वो जो कहना चाहते हैं उस पर अमल करें। वो कहते हैं और आप सुनते नहीं हैं। बहुत सारे लोग भी कह रहे हैं मगर आप सुनते जरूर हैं, उस पर अमल नहीं करते, उसको फॉलो नहीं करते। ये जो वबा फैली है हमारे देश में, कोरोना वायरस, अगर आपने उसको फॉलो कर लिया और आपने लड़ लिया उससे, तो हम जीत जाएंगे और कोरोना वायरस हार जाएगा। मैं आपसे इतनी सारी बातें क्यों कर रही हूँ पता नहीं, मुझे नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे लोगों ने आपको ये सारी बातें बताई हैं कि दूर रहो, हाथ साफ रखो, सफाई रखो और बाहर मत निकलो, एक दूसरे का ख्याल रखो। फिर भी मेरा दिल कर रहा था, मैंने आपको बताना चाहा, आपके दोस्त होने के नाते मैं आपको कुछ शायरी सुनाती हूँ, और वो भी कोरोना वायरस पे है। आपके लिए खासतौर पे इसलिए सुनाना चाहती हूँ कि उसे सुने, उसको सुनकर अमल करें, उससे गौर करें कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। सुनिएगा, समाप्त करें, 4 मिनट समाप्त कीजिएगा। बड़े शहरों से अब घबरा रहे हैं, बड़े शहरों से अब घबरा रहे हैं, बहुत से गांव वापस जा रहे हैं, बहुत से गांव वापस जा रहे हैं। कोरोना ने मचा रखी है भगदड़, कोरोना ने मचा रखी है भगदड़, अजब मंजर नजर में आ रहे हैं, अजब मंजर नजर में आ रहे हैं। और 4 मिनट से समाप्त कीजिएगा। इसी हवाले से, कोरोना वायरस के हवाले से समाप्त करें। सच ही कहता है जो भी आलिम है, सच ही कहता है जो भी आलिम है, सच ही कहता है जो भी आलिम है, हर मर्ज जिंदगी का खादिम है, हर मर्ज जिंदगी का खादिम है। इस कोरोना का कुछ इलाज नहीं, इस कोरोना का कुछ इलाज नहीं, हाँ मगर एहतियात लाजिम है, हाँ मगर एहतियात लाजिम है। और 4 मिसरे समाप्त कीजिएगा कोरोना वायरस के हवाले से ही। और इसे सुने, आप सुन रहे होंगे, पर इसमें अमल भी करें, गौर भी करें, समाप्त करें। हाथ धोने से और साफ सुथराई से, हाथ धोने से और साफ सुथराई से, अपनी सेहत यकीनन बचा लूंगी मैं, अपनी सेहत यकीनन बचा लूंगी मैं। घर में रहना है जब तक रहूंगी मगर, घर में रहना है जब तक रहूंगी मगर, ऐ कोरोना तुझे मार डालूंगी मैं,
मैंने कोरोना वायरस के हवाले से जो आपको शायरी सुनाई है, अगर कुछ अच्छा लगा हो तो मुझे दुआओं से नवाजें। और फिर मैं आपको समझा रही हूँ, फिर मैं आपसे मुखातिब हूँ, फिर मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि जो हालात हैं आप खुद उसके मुख्तार होंगे अगर बिगड़ गए तो। इसलिए आप उस हालात को समझें और खास तौर पे प्रधानमंत्री मोदी जी जो फरमान उन्होंने जारी किया है उस पर अमल करें, उसको फॉलो करें, लॉकडाउन ना तोड़ें, अपने घर में रहें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, आसपास वालों का ख्याल रखें। और किसी की मदद कर सकते हैं तो आप घर में बैठे भी उसकी मदद कर सकते हैं तो करें, जरूर करें। आज दुनिया में सबको, खासतौर पर हमारे देश को, आपको, आपकी और आपके घर वालों की और पूरे देश की सबकी जरूरत है। हमें एक दूसरे से जुड़ के चलना है, एक दूसरे का ख्याल रखना है। और खास तौर पे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपने इस बात पे अमल नहीं किया, फिर मैं समझा रही हूँ, तो हमारा देश पिछड़ जाएगा और हम जो दुनिया में आप देख रहे हैं, अगर वो हालात खुदा ना करे बस से बदतर हो जाए, ऐसा ना होने देना। आप उसको संभाल के रखो, ये हमारी धरोहर है और जिंदगी बहुत कीमती है, उसको भी बचा के रखो। खुशी हमको जब ही मिल सकती है जब हम जिंदा रहेंगे, खुश रहेंगे और अपने घर वालों को खुश रखेंगे। मेरी बस आपसे यही इल्तिमास थी। और अपने घर में रह के सबके लिए दुआ करो, जो जिस मजहब का है वो उससे, ऊपर वाले से दुआ करे और उससे माफिया मांगे। हमसे कौन सी ऐसी गलती हो गई है जो ये कहर हम पे नाजिल हुआ है, अल्लाह हमें जरूर माफ करेगा। और मैं भी आपके लिए दुआ करूंगी, मैं भी अल्लाह से माफी मांगती हूँ कि इस कोरोना से हमें अल्लाह पाक निजात दिला दे और हम इससे बच जाएं और ये कोरोना पूरी दुनिया में खत्म हो जाए। हमारा देश वैसा ही लहलहाने लगे, वैसे ही हम एक दूसरे की खुशी में शामिल हों, एक दूसरे से जुड़ के रहें। इंशाल्लाह आपसे इजाजत चाहती है ये अना दहलवी, आपकी दोस्त। अल्लाह हाफिज। यकीनन कलामी शायर के तहत पेश किया गया कलाम आपको पसंद आया होगा और मोहतरमा अना दहलवी के कलाम से आप महसूस हुए होंगे। दोस्तों, ऑनलाइन एजुकेशन का एक सिलसिला चल निकला है। जब से हिंदुस्तान ने तरक्की की राह पकड़ी है, ऑनलाइन एजुकेशन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में आम सी बात है। लेकिन अभी प्राइमरी सतह पर इसमें बहुत सारी दुश्वारियां हैं। वो क्या दुश्वारियां हैं और उनका हल क्या है, इन तमाम बातों के सद्जवाब के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एक मारूफ नाम जनाब इरफान अली, जो आपको बता रहे हैं कि प्राइमरी सतह पर क्या क्या परेशानियां आती हैं ऑनलाइन एजुकेशन में। ऑल इंडिया उर्दू सर्विस के तमाम सामीन और नाजरीन को इरफान अली का आदाब। आज हम बात कर रहे हैं स्कूली सतह पर ऑनलाइन तालीम की। कोविड-19 यानी कोरोना वायरस जब से इस दुनिया में आया है, पूरा निज़ाम बदल कर रख दिया है। ज़ाहिर बात है, स्कूल का तालीमी निज़ाम इससे अछूता कैसे रह सकता है। तकरीबन 3 महीने हो गए हैं, तमाम स्कूल और कॉलेज बंद हैं। बच्चे घरों में रहकर परेशान हैं और उनके सरपरस्त भी उनकी निगरानी से आजिज़ आ चुके हैं। ऐसे में उनकी तालीम का जो नुकसान हो रहा है, उसकी पावजाई के लिए, उसके नुकसान की भरपाई के लिए एक तरीक़े तालीम ऑनलाइन तालीम के ज़रिए सामने आया है, जो काफ़ी मुफीद साबित हो रहा है। लेकिन स्कूली सतह पर इसके साथ कुछ दुश्वारियाँ भी हैं। ज़ाहिर बात है, हर चीज़ के कुछ मुस्बत और मनफी पहलू होते हैं, तो ऑनलाइन तालीम के भी कुछ मुस्बत पहलू हैं और कुछ मनफी पहलू हैं। सबसे पहला मसला ये है कि बच्चों को ऑनलाइन तालीम के लिए कैसे राज़ी किया जाए। हालांकि वो मोबाइल से बहुत ज़्यादा मानूस हो चुके हैं, लेकिन जब बात तालीम की आती है तो फिर वही बात, वो तो मोबाइल पर कार्टून देखना चाहते हैं, एनिमेशन पिक्चर्स देखना चाहते हैं। तालीम जैसे बोरिंग मौजू के लिए वो कैसे राज़ी होंगे। इन तमाम मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए हमको अपना जो निसाब तालीम है, ख़ास तौर से छोटे बच्चों के लिए स्कूली सतह का जो निसाब तालीम है, उसको मॉडिफाई करना होगा। उसमें ऐसी चीज़ें शामिल करना होगा जो बच्चों को अपनी जानिब मानूस कर सकें और बच्चे ऑनलाइन तालीम में मज़ा लें।
एक बहुत बड़ा मसला ये है कि चूंकि ऑनलाइन तालीम में वर्चुअल क्लास होती है, उस्ताद कहीं दूसरी जगह होता है और बच्चे अलग अलग मकामात पर फ़ोन के ज़रिए या इंटरनेट के ज़रिए राब्ते में होते हैं। ऐसे में बच्चों को तमाम चीज़ों को समझाना और फिर ये जांच करना कि उनकी बात कितनी समझ में आती है, जो तदरीस का तरीक़ा है, जो तालीम का तरीक़ा है, वो कितना मौसर है, इसकी जांच करना एक मरहला दुश्वार मरहला है और इसको मद्देनजर रखते हुए हमें इन तमाम चीज़ों को ध्यान रखना होगा। एक मसला ये भी है कि बच्चों का ऑन स्क्रीन टाइम बढ़ता चला जा रहा है। बच्चे पहले ही मोबाइल बहुत ज़्यादा चलाने लगे थे, पेरेंट्स परेशान थे। ऐसे में ऑनलाइन तालीम ने उनका स्क्रीन टाइम और बढ़ा दिया है, जिसके अपने मुज़िर असरात हैं, सेहत के मसाइल हैं, उनको कैसे कम किया जाए। यहाँ पर पेरेंट्स की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जो सरपरस्त हैं उनको ये देखना होगा कि बच्चे तालीम के अलावा मोबाइल पर कितना वक्त सर्फ कर रहे हैं। साथ ही साथ चूँकि इंटरनेट की दुनिया एक ऐसी दुनिया है जिसमें बेशुमार मवाद है, कौन सा मवाद, कौन सा कंटेंट उनके लिए मुफीद है और कौन सा मुज़िर है, ये भी एक देखने की बात है। अगर पेरेंट्स उनके कंटेंट पर नज़र नहीं रखेंगे तो हो सकता है कि वो तालीम के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी देखने लगें जो उनके लिए मुनासिब ना हो। तो इसमें जहाँ स्कूलों की जिम्मेदारी है, वहीं पेरेंट्स की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। हालांकि अब मोबाइल्स में कई ऐसे फीचर्स आ गए हैं जिसमें आप अपने कंटेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखा जाए तो कोविड-19 के दौरान जो ऑनलाइन एजुकेशन का सिस्टम एक डेवलप हुआ है, इसमें अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। लेकिन इसके बावजूद जितने कम वक्त में तमाम स्कूलों ने ऑनलाइन एजुकेशन शुरू की है, बच्चे भी इस्तेफादा कर रहे हैं। हालांकि पेरेंट्स के लिए एक मुश्किल खड़ी हो गई है कि वो अपने बच्चों को कितना वक्त दें, क्योंकि अभी तक तो ये था कि कोविड-19 में जो लॉकडाउन हुआ उसमें वो घर बैठे हुए थे और अपने बच्चों की तालीम और तरबियत का पूरा ख्याल रख रहे थे। लेकिन आने वाले दिनों में जब वो अपने बिजनेस पर वापस जाएंगे, अपनी सर्विसेज पर वापस जा रहे हैं, तो ऐसे में बच्चों को घर में ऑनलाइन एजुकेशन कौन उसकी निगरानी करेगा? जाहिर बात है ये एक बड़ा मसला है जिससे हमें निपटना होगा। हालांकि अभी स्कूल खुलने की कोई उम्मीद नहीं है, जैसा कि हालात चल रहे हैं कोरोना वायरस के। लॉकडाउन भले ही खुल गया हो, लेकिन स्कूल खोलना अभी बहुत बड़े खतरे की बात है। ऐसे में इन तमाम एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करते हुए ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा देने के अलावा हमारे पास कोई चारेकार नहीं है। अगर देखा जाए तो आला तालीम के मैदान में तो ऑनलाइन एजुकेशन का रिवाज काफ़ी पहले शुरू हो गया था, लेकिन स्कूलों के लिए एक नई चीज़ है और इसके तमाम मुस्बत और मनफी पहलुओं पर ध्यान रखते हुए हमें इस ऑनलाइन तालीम को आगे बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए। खुदा। यकीनन बहुत अहम गुफ्तगू की जनाब इरफान अली साहब ने, बता रहे थे क्या परेशानियां आ सकती हैं। बहरहाल स्कूल तो बंद हैं, बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ वो अपने शौक भी पूरे कर रहे हैं। कुछ बच्चों का शौक होता है पेंटिंग का, कुछ का होता है घूमने फिरने का, लेकिन घूमने फिरने के शौक पर तो अभी पाबंदी है फिलहाल कुछ दिनों के लिए। लेकिन पेंटिंग का शौक है, मौसीकी सुनने का शौक है या कुछ गाने का शौक है, ये तमाम शौक बच्चे घरों पर रहकर पूरे कर रहे हैं। आज हमारे साथ है एक 7th क्लास की तालिबा तूबा अयूब, जो आपको बता रही हैं कि इस लॉकडाउन के दौरान उन्होंने अपने शौक किस किस तरह से पूरे किए हैं। मेरा नाम तूबा अयूब है। मैं 7th क्लास में पढ़ती हूँ, लेकिन आजकल मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ क्योंकि कोरोना वायरस जो कि एक पेंडेमिक है, पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है जो बीमारी, उससे बचने का एक ही तरीका है सोशल डिस्टेंसिंग। इसी वजह से हमारी गवर्नमेंट ने भी लॉकडाउन का ऐलान किया है पूरे इंडिया में, और हमें फॉलो करना चाहिए ये लॉकडाउन पूरी तरह से। ये सोच के फॉलो नहीं करना चाहिए कि हम घर में कैद हो गए हैं, बल्कि ये सोचना चाहिए कि हम घर में सेफ हैं, हमें मौका मिला है अपने घर में रहने का, घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करने का।
तो हमें इसे एंजॉय करना चाहिए और वो काम करना चाहिए इस टाइम में जो हमें पसंद है, लेकिन हमें टाइम नहीं मिलता बिजी शेड्यूल की वजह से। जैसे मुझे किताबें पढ़ना बहुत पसंद है, तो मैं आजकल बहुत सारी किताबें पढ़ रही हूँ, नई कहानियां और नज़्में पढ़ रही हूँ उर्दू की। मैं गिटार बजाती हूँ, मैं उसकी प्रैक्टिस करती हूँ, पेंटिंग करती हूँ और टीवी देखती हूँ। टीवी देखना सबको पसंद होता है, मुझे भी बहुत पसंद है। तो मैं नई मूवीज देखती हूँ, कुछ अपने फेवरेट शोज देखती हूँ। हम सब ये कर सकते हैं। और अगर आपको भी मेरी तरह खाना खाने का बहुत शौक है, मुझे बहुत शौक है नई नई डिशेस ट्राई करने का, तो आप कुछ बनाने की भी कोशिश कर सकते हैं। मैं भी करती हूँ आजकल। लेकिन इन सब के दौरान हमें अपनी फिजिकल फिटनेस को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। हम खुद को फिजिकली फिट रखने के लिए हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं सिंपली, या फिर कुछ स्पोर्ट्स खेल सकते हैं। वो बहुत जरूरी है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुझे उर्दू की नज़्में पढ़ने का बहुत शौक है, तो अब मैं आपको अल्लामा इकबाल की एक नज़्म लब पे आती है दुआ बन के सुनाती हूँ। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए, हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत, जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत या रब, इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत या रब, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफों से मोहब्बत करना, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह उस राह पे चलाना मुझको, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। आप सब अपना ख्याल रखें, घर में रहें और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। ऐसा करने से हम लोग बहुत जल्द इस मुश्किल वक्त से बाहर आ जाएंगे। तमाम सुनने वालों को सबिहा का पुरखलूस आदाब, अस्सलाम वालेकुम। गर्मी का मौसम, और इस गर्मी के मौसम में जैसे जैसे मौसम बेहाल, तो वैसे वैसे हम भी बेहाल। अब मौसम तो बदला नहीं जा सकता, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें ऐसी की जा सकती हैं कि जिससे इस मौसम को भी हम एंजॉय कर सकें। चलिए आज आपको मैं एक ख़ास चीज़ के बारे में बता दूं। गर्मी में हम सभी लोग फ्रिज का ठंडा पानी पीना पसंद करते हैं। अब चाहे ये पानी पीने में अच्छा लगे, लेकिन सामीन सेहत के लिए इसके नुकसान बहुत ज़्यादा हैं। तो ऐसे में अगर फ्रिज की जगह मिट्टी के मटके का, घड़े का पानी पिया जाए, कितना फ़ायदेमंद हो सकता है। जानते हैं कि इसमें बहुत सारे तिब्बी खवास होते हैं, इसलिए इसमें रखा हुआ जो पानी है वो बिल्कुल आप अमृत के बराबर समझ लीजिए। जी हाँ, इसमें रखे पानी को पीने से ठंडक मिलती है, हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। तो चलिए कुछ तफसील से आपको बता दूं। सबसे पहली बात तो यह है कि ये जो मटके का पानी है, यानी मिट्टी के घड़े का जो पानी है, ये नेचुरल तरीके से ठंडा होता है, इसलिए इसका पानी पीने से प्यास बहुत अच्छी तरह से बुझ जाती है और साथ ही साथ हमारे जिस्म में रहती है ठंडक। बीमारियों से ये हमें दूर रखता है, क्योंकि इस मिट्टी के अंदर तिब्बी खवास होते हैं। इंसान का जिस्म भी मिट्टी से ही बना है, कहते हैं ना। तो जनाब, इसलिए घड़े का पानी पीने से बीमारियां लगने के चांसेस कम हो जाते हैं।
और साथ ही साथ बिल्कुल असल होता है, प्योर होता है ये पानी, और इसमें तमाम के तमाम वो अज्जा हमें मिल जाते हैं जिसकी हमारे जिस्म को ज़रूरत होती है। और इन तमाम अज्जा में हमारे जिस्म के अंदर जो बुरे अज्जा होते हैं, बुरे बैक्टीरियाज होते हैं, उनसे लड़ने की ताकत होती है। तो ऐसे में जो घड़े का पानी है, मिट्टी के मटके का पानी है, वो एक नेचुरल फिल्टर के रूप में भी काम करता है, यानी ये पानी खुद ब खुद फिल्टर होता रहता है और इस पानी से हमें ज़रूरी मिनरल्स भी मिल जाते हैं। ऐसे में मटके में रखा पानी पीने से हमारे जिस्म को वो तमाम के तमाम मिनरल्स मिल रहे हैं, यानी जिनकी हमें ज़रूरत है। हमारे गले के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। गर्मी के मौसम में फ्रिज का पानी पीना अच्छा तो लगता है, लेकिन ये हमारे गले की नसों को ख़राब कर देता है। जो टेम्परेचर होता है उसको तेज़ी से नीचे गिराता है, जिसकी वजह से गला ख़राब हो जाता है, सूजन हो जाती है, सर्दी ज़ुकाम वगैरह से हम परेशान होने लगते हैं। तो ऐसे में घड़े का पानी पीना बड़ा ज़बरदस्त ऑप्शन है आपके पास। ये हमारे जिस्म को ठंडक का एहसास दिलाएगा और साथ ही गले की बीमारियों से भी हमारी हिफाजत करेगा। मेटाबॉलिज्म बढ़ा देता है ये। प्लास्टिक की बोतलों में जो फ्रिज में रखी हुई बोतलें होती हैं ठंडे पानी की, वो जो पानी है वो उसके अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें शामिल हो जाती हैं प्लास्टिक की बदौलत जो हमारे लिए नुकसानदेह हैं। ये बहुत नुकसान पहुंचाएगा पानी हमारे जिस्म को। ऐसे में मिट्टी के घड़े में रखा हुआ जो पानी है ना, उसमें जितने भी ऐसे खतरनाक या जहरीले अज्जा होते भी हैं अगर, तो वो खुद ब खुद मिट्टी की जो खासियत है, मिट्टी के जो तिब्बी खवास हैं, उनकी बदौलत ये सब के सब जहरीली जो चीज़ें हैं, जो अज्जा हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। ये जो पानी है कई दिनों तक जमा करके भी रखा जा सकता है, यानी घड़े में, मिट्टी के घड़े में स्टोर किया हुआ पानी जो है, इसको पीने से आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है और ऐसे में बीमारियों से आपका बचाव होता है। इसके अलावा सामीन एक चीज़ और भी है। कहते हैं ना कि ज़्यादातर जो परेशानियां हैं वो पेट से शुरू होती हैं, तो पेट से जुड़ी जो परेशानियां हैं वो तमाम की तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी अगर आप मिट्टी के घड़े का पानी पिएंगे। मिट्टी में बड़ी मकदार में तिब्बी खवास मौजूद होते हैं, यानी इसमें बहुत सी ऐसी खुसूसियात होती हैं मिट्टी में जो ऑटोमेटिकली हमारी बहुत सी बीमारियों को ख़त्म कर देती हैं। ये जो पानी है मिट्टी के घड़े में रखा हुआ, इस पानी में पीएच बैलेंस बनाए रखने में मदद करने की खासियत होती है। साथ ही इसमें रखे पानी में जब हम इस पानी का इस्तेमाल करते हैं तो जो हमारा पेट है और पेट से जुड़ी हुई जो भी परेशानियां हैं वो दूर हो जाती हैं। जैसे कि कब्ज़ रहता है किसी को, कॉन्स्टिपेशन है या एसिडिटी है, या फिर निज़ाम हाजमा आपका अच्छा से काम नहीं करता है, अच्छी तरह से काम नहीं करता है, तो कब्ज़ हुआ, एसिडिटी हुई, निज़ाम हाजमा हुआ, ये तमाम के तमाम सिस्टम खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। और एक बात और है आखिर में, ये भी मैं आपको बताती चलूँ, जो हामला ख़वातीन हैं, माँ बनने के मरहले से गुजरने वाली जो हमारी बहनें हैं, वो अगर फ्रिज का पानी पीती हैं तो वो उन्हें काफ़ी नुकसान देगा। तो ऐसे में यानी इस दौरान जब उनकी प्रेगनेंसी का पीरियड है और अगर वो मिट्टी का घड़े का पानी पीती हैं तो उनको बहुत फ़ायदा होगा। और इस पीरियड में ख़ास तौर पर मटके का पानी उन्हें ज़रूर पीना चाहिए। ये उनके आने वाले बच्चे के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होगा और साथ ही साथ उनके खुद के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो इसीलिए बार बार जोर दिया जाता है कि देसी अपनाइए, विदेशी चीज़ों से बचिए। और जो ये मटके हैं, घड़े हैं, ये एकदम देसी हैं। इसमें एक और भी चीज़ आप समझ सकते हैं कि ये जो सनत है, मिट्टी के बर्तन बनाने की सनत, इससे जुड़े हुए जो बहुत सारे लोग हैं, हम उनको भी फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। क्योंकि जब हम ज़्यादा से ज़्यादा सुराही, मटके या फिर पानी पीने के ग्लास वगैरह ख़रीदेंगे मिट्टी से बने हुए, तो उनके रोज़गार को भी बढ़ावा मिलेगा, यानी देसी को भी बढ़ावा मिलेगा। तो ज़रूर अपने घर में मिट्टी का घड़ा रखिएगा। फ़िलहाल सुनते रहिए ऑल इंडिया रेडियो से उर्दू सर्विस की नशरियात। तो चलिए दोस्तों, आज के प्रोग्राम का वक्त अब खत्म हो जा रहा है। हमारा आज का प्रोग्राम यहीं तक था। उम्मीद है कि हर रोज की तरह हमारा आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। लेकिन चलने से पहले आपसे वही दो बातें जो हम कहते हैं और जिन पर आप अमल करने लगे हैं। खुश रहिए, अपनों के पास रहिए, अपना ख्याल रखिए, घर में रहिए, हिफाजत के साथ रहिए, अपनी भी सेहत का ख्याल रखिए, अपनों की सेहत का ख्याल रखिए और हाथ बार बार धोते रहिए।
फिलहाल तो आज के प्रोग्राम से अपनी मेजबान शमीम उस्मानी को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।